हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। दोस्तों, डेली क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के क्वेश्चनों का, जो कि हमारे एग्जाम के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, इससे पहले जो है हमारा क्लास कब था, तो 12 बजे। कब था? 12 बजे, जिसमें हमने सामान्य विज्ञान के क्वेश्चनों को देखा था। और ये सामान्य विज्ञान का जो क्वेश्चन था, इसमें जो है हमारे एग्जाम से कम 5 से 10 क्वेश्चन ईजिली आ सकते हैं। यानी 5 से 10 के बीच में जो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कौन सी क्लास से? तो 12 बजे की क्लास से। तो दोस्तों, 12 बजे की क्लास को देखना आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दोस्तों, अगर आपने इस सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमारा जो मॉक टेस्ट है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने अटेंड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, तो वहाँ से आप जो है हमारे मॉक टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं, बिना देर के क्वेश्चन को जो स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी को गुड इवनिंग। तो दोस्तों, अब जो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। तो दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। तो दोस्तों, क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो है वो किस स्थान पर हुआ था। तो कमेंट कीजिए किस स्थान पर हुआ था। तो दोस्तों, कहाँ पे हुआ था? बांकीपुर में। तो बांकीपुर में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों, मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो है कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1884 में। तो 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और इस सेशन में आपके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो इसे आप थोड़ा भी जो है स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस सेशन में हम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में जो है कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72। कितने? 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 लोगों ने भाग लिया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ए.ओ. ह्यूम ने। किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने। और इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? तो 1885 में। कब हुआ था? 1885 में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो जल्दी से बताइए, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी है और इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि इसका सही आंसर हो जाएगा राजगोपालचारी। कौन थे? राजगोपालचारी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना जो है कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1906 में। 15 अगस्त 1906 में। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। डी जो है इसका सही आंसर होगा कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 में हुआ था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। देखिए, छठा क्वेश्चन है हमारा कि असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। अब आपको बताना है कि असहयोग आंदोलन जो है वो किस वर्ष शुरू किया गया था। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो हम लोग कई बार प्रैक्टिस कर चुके हैं और इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए कि असहयोग आंदोलन जो है किस वर्ष शुरू हुआ था। तो कब शुरू हुआ था? तो 1920 में। कब हुआ था? 1920 में। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है कब हुई थी? 1920 में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों, इस सेशन का PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो उसका लिंक दिया गया, तो वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉन्टेग्यू क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का रिपोर्ट किसे कहा जाता है। दोस्तों, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो है क्या है? तो क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी एक रिपोर्ट है। क्या है? एक रिपोर्ट है, यानी एक कानून है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी एक रिपोर्ट है, यानी एक कानून है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे। क्या है दोस्तों? शेर ए पंजाब। तो अब आप जल्दी से बताइए, शेर ए पंजाब के नाम से जो है कौन मशहूर थे। तो कौन मशहूर थे? लाला लाजपत राय। कौन? लाला लाजपत राय जो है शेर ए पंजाब के नाम से मशहूर थे। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। सी जो है इसका सही ऑप्शन होगा।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 9 नंबर कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो दोस्तों गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 1931 में। कब हुआ था, 1931 में। तो गांधी इरविन समझौता जो है 1931 में हुआ था, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। अब आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन जो है 1932 में हुआ था। तो आपको बताना है कि 1932 में जो है गोलमेज सम्मेलन का कौन सा सेशन था। तो दोस्तों कौन सा सेशन था, तो तीसरा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, सी। 1932 में जो है गोलमेज सम्मेलन का तीसरा सेशन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां नंबर क्वेश्चन ये है कि अभिनव भारत से कौन संबंधित थे। दोस्तों क्वेश्चन है कि अभिनव भारत से निम्नलिखित में से कौन संबंधित थे। तो कौन संबंधित थे अभिनव भारत से, तो दोस्तों बी.डी. सावरकर। कौन थे, बी.डी. सावरकर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही एलिमेंट है, तो इसे आप थोड़ा भी मिस मत कीजिएगा। इसका आंसर होगा ए, अभिनव भारत से कौन संबंधित थे, तो बी.डी. सावरकर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। तो दोस्तों अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, जो कि आपके लिए बहुत ही ईजी है और इसका आंसर आप सभी को देना है कि करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से था। अब आपको बताना है कि करो या मरो का संबंध जो है वो किस आंदोलन से है। दोस्तों किस आंदोलन से है करो या मरो का संबंध, तो इसका संबंध किससे है, तो भारत छोड़ो आंदोलन से। किससे, भारत छोड़ो आंदोलन से। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है, तो भारत छोड़ो आंदोलन से। तो दोस्तों आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे जो है आपको स्किप नहीं करना है, पूरे देखना है। और इन सेशन में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। क्वेश्चन ये है कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। तो दोस्तों किसके प्रयत्न से हुआ था, तो श्री दीपनारायण सिंह के प्रयत्न से। किसके प्रयत्न से, तो श्री दीपनारायण सिंह के प्रयत्न से जो है बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा, किसने कहा था। दोस्तों स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा, यह कथन किसने कहा था। तो किसने कहा था, तो बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने। तो इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और हमारा क्वेश्चन है कि हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था। तो दोस्तों आपको ये बताना है कि हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन जो है कब हुआ था। तो कब हुआ था 16वां अधिवेशन, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, तो 1921 में। कितने में, 1921 में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे। तो दोस्तों बिहार के प्रमुख समाचार पत्र कौन सा, बिहारी। तो बिहारी के संपादक कौन थे। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता दूं कि बिहारी के संपादक कौन थे, बाबू माहेश्वर प्रसाद। कौन थे, बाबू माहेश्वर प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। तो बिहारी के संपादक कौन थे, बाबू माहेश्वर प्रसाद। तो दोस्तों आपको जो है इसका आंसर याद रखना पड़ेगा, क्योंकि CSBC जो है इस तरह के क्वेश्चन को जो है बार बार दोहराते रहता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बाबू माहेश्वर प्रसाद। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर कि राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे। क्वेश्चन क्या है, राजकुमार शुक्ला। तो दोस्तों राजकुमार शुक्ला जो है वो किस गांव के निवासी थे। इसका सही आंसर हो जाएगा मुरली बड़हवा का। किसका, मुरली बड़हवा के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। राजकुमार शुक्ला जो है किस गांव के निवासी थे, तो मुरली बड़हवा के। इसका सही आंसर होगा ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री निवार चंद्र दासगुप्ता थे। अब आपको बताना है कि श्री निवार चंद्र दासगुप्ता कौन थे। तो दोस्तों कहाँ से थे श्री निवारण चंद्र दासगुप्ता, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पुरुलिया से। कि कहाँ से थे, पुरुलिया से। तो श्री निवारण चंद्र दासगुप्ता जो थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे, तो पुरुलिया से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह राजा थे। अब आपको बताना है कि कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि कुंवर सिंह जो थे वो कहाँ के राजा थे, तो जगदीशपुर के। कहाँ के, जगदीशपुर के। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी। और ये क्वेश्चन जो है CSBC द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे, तो जगदीशपुर के। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 20
क्वेश्चन ये है कि लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था। क्वेश्चन है कि लॉर्ड सिन्हा ने 1921 ईस्वी में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, तो बिहार और उड़ीसा के गवर्नर के पद से। कहाँ के गवर्नर के पद से, तो बिहार और उड़ीसा के गवर्नर के पद से लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में त्यागपत्र दिया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन ये है कि सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। क्वेश्चन ये है कि सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताना है जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली को सुझाव दिया था। तो दोस्तों किसने दिया था, किस समिति ने, तो बलवंत राय मेहता समिति ने। किसने दिया था, बलवंत राय मेहता समिति ने। क्या दिया था, कौन सा सुझाव दिया था, कि ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन ये है कि अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की। अब आपको बताना है कि अशोक मेहता समिति ने किस चीज़ की सिफारिश की थी। तो दोस्तों किस चीज़ की सिफारिश की थी, तो पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार से। किसकी, पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी। तो किसने की थी, अशोक मेहता समिति ने। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अशोक मेहता समिति ने किसकी सिफारिश की थी, तो पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कूट का है, हम इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन ये है कि चल योजना क्या है, चल योजना के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। तो दोस्तों मैं इसका डायरेक्ट आंसर को बता दे रहा हूँ कि इसका आंसर जो क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3। क्या होगा, 1 और 3 जो है इसका सही आंसर होगा। तो इस ऑप्शन में से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बी जो है हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों आपको जो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, अब बाद में इस क्वेश्चन को जो अच्छे से पढ़ना है कि चल योजना के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी जो है इसका सही आंसर होगा। बी जो है क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कई बार प्रैक्टिस किया है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना जो है कब हुई थी। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। कब हुई थी, 1950 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, भारत में योजना आयोग की स्थापना जो है 1950 में हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित से सीधे जुड़ा हुआ है। अब आपको पता है कि पटना का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो निम्नलिखित में से किससे सीधे जुड़ा हुआ है, यानी पटना से जो फ्लाइट उड़ेगी वो निम्नलिखित में से कहाँ डायरेक्ट जाके रुकेगी। तो जल्दी से बताइए, देखिए ऑप्शन में से कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो काठमांडू वाला। कौन सा, काठमांडू वाला। तो पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा हुआ है काठमांडू नेपाल से, नई दिल्ली से, कोलकाता से, मुंबई लखनऊ से, वाराणसी से और रांची से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई गई। अब आपको बताना है कि बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई गई। तो दोस्तों किसके द्वारा उपलब्ध कराई गई थी बिहार में विमान सेवा, तो किसके द्वारा उपलब्ध करवाई गई थी, तो इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस एवं रॉयल नेपाल एयरलाइंस के द्वारा। किसके द्वारा, इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस एंड रॉयल नेपाल एयरलाइंस के द्वारा जो है बिहार में विमान सेवाएं उपलब्ध कराई गई थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है। कौन सा मरुस्थल, तकला मकान मरुस्थल। तो दोस्तों तकला मकान क्या है, एक मरुस्थल का नाम है जो कि किस देश में स्थित है, तो ये जो है किस देश में स्थित है, चीन में। कहाँ पे स्थित है, चीन में। तो तकला मकान मरुस्थल चीन में स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन ये है कि हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। दोस्तों हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जो है वो जोड़ती है। तो कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो बाब अल मंदेव। कौन सी, बाब अल मंदेव जल संधि जोड़ती है किसको, हिंद महासागर और लाल सागर को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है। दोस्तों 90 ईस्ट रीज जो है वो कहाँ पर स्थित है,
तो कहाँ पे? हिंद महासागर में। कहाँ पे स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार की उस योजना का नाम बताइए जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं को निर्माण पर ध्यान देती है। तो दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, बिहार की उस योजना का नाम बताइए जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, यानी IIP। इसका सही आंसर क्या होगा? ए जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो सौर विकिरण जो है वो निम्न में से किस परास में दिखता है? तो दोस्तों किस परास में दिखता है? तो 400 से 700 नैनोमीटर में। किसमें? 400 से 700 नैनोमीटर में। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने चर्चा किया था कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उस पौधे को क्या कहा जाता है? तो उस पौधे को क्या कहा जाता है? तो हेलोफाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेलोफाइट। तो पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं? हेलोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोफाइट। अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन ये है कि पर्यावरण किससे बनता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि पर्यावरण जो है किससे बनता है। तो इसका आंसर के साथ साथ आपको जो है हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब करना है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। तो क्वेश्चन है कि पर्यावरण किससे बनता है? तो दोस्तों पर्यावरण जो है वो किससे बनता है? बिल्कुल सही, किससे बनता है? तो सभी से बनता है। किससे? सभी से। सभी मीन्स जीवीय घटकों से, भूआकृतिक घटक से और अजैव घटक से, यानी सभी से मिलकर जो है पर्यावरण बनता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि संवहनी यानी वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? अब आपको बताना है कि संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है। तो दोस्तों किससे जाता है? जल्दी से बताइए किससे जाता है? तो जाइलम से। किससे? जाइलम टिश्यू से। किससे? जाइलम टिश्यू से। तो संवहनी यानी वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर जो है जाइलम टिश्यू से जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। डी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर कि पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? क्वेश्चन है हमारा कि पौधे का कौन सा भाग जो है फूल बनने की उद्दीपन ग्रहण करता है? तो कौन सा भाग ग्रहण करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो पर्ण। कौन सा? पर्ण। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर कि खनिज क्या है? दोस्तों खनिज जो है क्या है? अब आपको बताना है कि खनिज जो है वो क्या होता है। तो दोस्तों खनिज जो है एक द्रव है, अकार्बनिक ठोस है और गैस है। तीनों चीज़ है। क्या है? तीनों चीज़ें, यानी हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। खनिज मिनरल क्या है? द्रव, अकार्बनिक ठोस और गैस तीनों है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए 37 नंबर है कि सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? क्वेश्चन है कि सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रणाली का स्वपोषी क्रिया। कौन सा? प्रणाली का स्वपोषी क्रिया। और दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता दूं कि कल जो है हमारा 11 बजे मॉक टेस्ट है और 11 बजे से पहले हमारा जो क्लास होगा वो होगा 7 बजे। कब होगा? तो 7 बजे। तो दोस्तों कल जो है हमारा क्लास होगा 7 बजे सुबह में। उसके बाद 11 बजे जो है हमारा मॉक टेस्ट होगा और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा वो कब होगा? तो 3:30 बजे। कब होगा? 3:30 बजे। तो कल जो है सुबह का 7 बजे वाली क्लास और 11 बजे का मॉक टेस्ट जो है वो बिल्कुल भी अटेंड करना मत भूलिएगा। उसके बाद जो है 3:30 बजे जो है वो हमारा मैथ का क्लास होगा और फिर कल इसी टाइम पे हमारा क्लास होगा 6 बजे। कब होगा? 6 बजे शाम में। तो दोस्तों चलते हैं अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन ये है कि जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? क्वेश्चन है कि जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है दोस्तों? तो अनुवांशिकता और विचरण का। किसका है? अनुवांशिकता और विचरण का। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। डी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो अनुवांशिकता और विचरण का। अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि मेंडल की अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? 39 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडल की अनुवांशिकता का सिद्धांत जो है वो किस पर आधारित है? तो वो किस पर आधारित है? तो लैंगिक जनन पर। किस पे? लैंगिक जनन पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40 है कि भ्रूण किससे मिलता है? यानी एम्ब्रियो, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को हिंदी में क्या कहते हैं? भ्रूण।
तो भ्रूण जो है वो किससे मिलता है? तो भ्रूण किससे मिलता है? तो दोस्तों भ्रूण जो है वो किससे मिलता है? तो बीज से। किससे? बीज से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भ्रूण किससे मिलता है? बीज से। अब देखिए यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन कि दुमट्टी यानी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? कौन सा? दुमट्टी मिट्टी। दुमट्टी क्या है? एक मिट्टी का टाइप है। तो दुमट्टी मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो दोस्तों दुमट्टी मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो सभी प्रकार के कण मिलते हैं। कौन सा कण? सभी प्रकार के कण मिलते हैं। तो कौन कौन से? बालू कण, चिकना कण और पांसु कण। तो दुमट्टी मिट्टी में जो है सभी प्रकार के कण पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी है कि एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? आपको बताना कि एक ही प्रकार का परमाणु जो है निम्न में से किस में मिलता है? तो किस में मिलता है? प्राकृतिक तत्व में। किस में? प्राकृतिक तत्व में। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इसे जो है हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 43 कि पौधों का सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? क्वेश्चन है कि पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो दोस्तों किस मिट्टी में मिलता है? तो बलुई मिट्टी में। किस में? बलुई मिट्टी में। तो पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? बलुई मिट्टी में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका जो है सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन है कि किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? क्वेश्चन है किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो किस मिट्टी में सबसे अधिक प्रभावशाली होती है कोशिका? तो दोस्तों चिकनी मिट्टी में। किस में? चिकनी मिट्टी में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर। और इस क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में भी चर्चा किया था कि प्रकाश संश्लेषण होता है। अब आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण जो है वो किस में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में। किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। प्रकाश संश्लेषण जो है किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है कि महाद्वीप कैसे अलग हुए? अब आपको बताना कि महाद्वीप जो है वो कैसे अलग हुआ। तो दोस्तों महाद्वीप जो है कैसे अलग हुआ था? तो विवर्तनिक क्रिया से। किससे? विवर्तनिक क्रिया से। तो जो महाद्वीप जो है किससे कैसे अलग हुआ था? तो विवर्तनिक क्रिया से। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर? बी जो है हमारा सही आंसर होगा। अब देखते हैं 47 नंबर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? क्वेश्चन क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? अगर आपने हमारा सेकंड क्लास अटेंड किया होगा तो आपको इसका आंसर जो भली भांति पता होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक सौरमंडल से संबंधित क्वेश्चनों का क्लास नहीं किया तो आप जो हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करके सौरमंडल से संबंधित क्लास को देख सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? निहारिका। कौन सा? निहारिका। तो इन सब के बारे में हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर कि खाने का नमक। कौन सा? खाने का नमक NaCl जो है वो किससे बनता है? तो NaCl जो है दोस्तों वो किससे बनता है? तो NaCl जो है वो बनता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। किससे बनता है? मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। यानी खाने का जो नमक होता है जिसका सूत्र होता है NaCl सोडियम क्लोराइड, वो किससे बनता है? तो मजबूत अम्ल से और मजबूत क्षार से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अब देखिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? अब आपको बताना कि लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो दोस्तों कैसे होता है? तो सभी के द्वारा। किससे? तो जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से और जीन के मिश्रण से। तो लैंगिक जनन से अनुवांशिकता विचरण कैसे होता है? तो इनमें से सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। तो दोस्तों अब हम देखने वाले 50वां क्वेश्चन, यानी हमारे इस सीजन का आधा नंबर क्वेश्चन, यानी 50 क्वेश्चन। क्वेश्चन है क्या? अरब सागर के पानी का औसतन खारापन कितना है? दोस्तों अरब सागर के पानी का जो औसतन खारापन है यानी नमकीनापन वो कितना है? तो कितना है? तो 35 ppt। कितना है? 35 ppt। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी जो है इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी 51 नंबर क्वेश्चन, यानी हम आधे से जो एक ज़्यादा चल रहे हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर किस देश की राजधानी नहीं है? अब आपको बताना है कि कौन सा शहर जो है किसी देश की राजधानी नहीं है। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों सिडनी। सिडनी जो है वो किसी देश की राजधानी नहीं है। सिडनी जो है वो किसी देश की राजधानी नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ड्यूरंट कप किस खेल से संबंधित है?
तो बिहार पुलिस कांस्टेबल में जो एक क्वेश्चन आता है किससे, खेल के कप से। तो अब आपको बताना है कि ड्यूरेंट कप जो है वो किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों ड्यूरेंट कप जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से। किससे, फुटबॉल से। ड्यूरेंट कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि 2G स्पेक्ट्रम में जी का मतलब क्या होता है दोस्तों। जैसे कि अभी अपने लोग कौन सा फ़ोन यूज करते हैं, 4G स्पेक्ट्रम यूज करते हैं, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि 4G जो है तो जी का मतलब क्या होता है। दोस्तों जी का मतलब जो क्या होता है, जनरेशन। क्या होता है, जनरेशन। तो अपने लोग कौन सा यूज कर रहे हैं अभी, तो 4th जनरेशन। कौन सा, 4th जनरेशन। और अभी जो है नया कौन आया है, तो 5G यानी 5th जनरेशन। तो 2G स्पेक्ट्रम में जी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो जनरेशन के लिए। किसके लिए, जनरेशन के लिए। अब देखिए यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन है जो कि राज्यसभा से रिलेटेड है। क्वेश्चन है कि राज्यसभा में होते हैं। अब आपको बताना है कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं और कितने सदस्यों को जो है राष्ट्रपति जो है वो मनोनीत करता है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है वो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कितने सदस्यों को, 12 सदस्यों को। तो जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए हमारा बी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा, बचा कौन सा, तो सी और डी। तो राज्यसभा में होते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, राज्यसभा में कितने होते हैं, तो 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो 12 को छोड़ करके हमारा जो होगा कितना हो जाएगा दोस्तों, 238। कितना हो जाएगा, 238। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अब देखिए 55 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि उस दिन क्या था। दोस्तों हमारा संविधान जो है 26 जनवरी को ही लागू क्यों हुआ। दोस्तों क्यों लागू हुआ था 26 जनवरी को ही, तो इसका क्या कारण था। तो दोस्तों इसका कारण ये था कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो 26 जनवरी को जो है संविधान क्यों लागू हुआ, क्योंकि इस दिन कांग्रेस ने 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो इसीलिए जो है 26 जनवरी को संविधान को लागू किया गया था। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए जो हमारा सही आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 56 नंबर क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो दोस्तों लोक लेखा समिति जो है अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है, तो किसे प्रस्तुत करती है, जल्दी से बताइए। लोक लेखा समिति जो है अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है। तो दोस्तों किसे प्रस्तुत करती है, लोकसभा के स्पीकर को। किसको, लोकसभा के स्पीकर को। तो दोस्तों आपको जो है इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और इस सेशन को लाइक करना है। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब करना है। और अगर आपने हमारे पिछले क्लास को अटेंड नहीं किया है तो आपको सारे क्लास जो है अटेंड कर लेना है, क्योंकि सारे क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। और हमारा जो मॉक टेस्ट है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे मॉक टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो दोस्तों आपको अच्छे से पढ़ना है पहले ऑप्शनों को और बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसका सही आंसर जो क्या होगा। तो कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है, तो बी, धर्म विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। तो धर्म विधेयक की शुरुआत जो है वो राज्यसभा में नहीं होती है। तो हमारा गलत ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी जो है हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। तो भारत संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार जो है वो गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। तो कौन सा अधिकार उपलब्ध है दोस्तों, कौन सा अधिकार उपलब्ध है, तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार। कौन सा, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। ये जो है सभी गैर नागरिकों को उपलब्ध है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब देखिए 59 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वच्छता समिति का प्रधान कौन होता है। तो कल ही हम लोगों ने शाम के 6 बजे वाली क्लास में देखा था कि राष्ट्रीय स्वच्छता समिति का अध्यक्ष जो है यानी प्रधान जो है कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री। कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रीय स्वच्छता समिति के प्रधान कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब देखिए 60 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही एलिमेंट है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। तो किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 352 के तहत। अनुच्छेद 352 के तहत जो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए।
ये जो है हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाता है। तो किस अनुच्छेद के तहत लगाता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, यानी हमें जो है क्या करना है, गलत ऑप्शन चुनना है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो एक सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो डी नंबर। कौन सा? डी नंबर। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। तो ये ऑप्शन जो है क्या है, गलत है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी हाई कोर्ट या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। ये ऑप्शन जो जरा सा गलत है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए, अब आपको बताना है कि राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख जो है वो कौन होता है दोस्तों? तो राज्य का राज्यपाल। कौन होता है? राज्य का राज्यपाल। लेकिन कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो मुख्यमंत्री। कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री। लेकिन संविधानिक जो होता है वो कौन होता है? राज्यपाल। तो संविधान के अनुसार जो है राज्य का प्रमुख होता है राज्यपाल, लेकिन कार्यकारिणी प्रमुख जो है वो होता है मुख्यमंत्री। तो हमारा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। और दोस्तों, और केंद्र सरकार द्वारा जो है संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। केंद्र में संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति, लेकिन कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री। उसी प्रकार राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल, लेकिन कामकाज कौन करता है? मुख्यमंत्री। अब आपको जो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? राज्यपाल। अब देखिए 63 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। अब आपको बताना है कि कौन सा शहर जो है वो गंगा किनारे के स्थित नहीं है। तो कौन सा शहर गंगा किनारे के स्थित नहीं है? तो गंगा किनारे कौन सा शहर जो स्थित नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरकाशी। कौन सा? उत्तरकाशी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। कौन सा शहर जो है गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो उत्तरकाशी। अब देखिए 64 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा का अधिकार। कौन सा? शिक्षा का अधिकार। तो निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। तो कौन सा? शिक्षा का अधिकार। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अब देखिए 65 नंबर क्वेश्चन है हमारा। दोस्तों आपको अच्छे से क्वेश्चन देखना है और आंसर करना है कि काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है। अब आपको पता है काहिरा का समय जो है वो ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, क्योंकि काहिरा जो है कहाँ पे स्थित है दोस्तों? काहिरा जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर। किस पर? 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर। तो इसीलिए काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है दी हेग में। कहाँ पे? दी हेग में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय दी हेग में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 67 नंबर। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन क्या है कि भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है। तो दोस्तों भारत में जो है किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कौन सी? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बचपन से आप सभी को पता होगा कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। सही ऑप्शन क्या होगा? सी। अब देखते हैं 68 नंबर। क्वेश्चन ये है कि कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा आरंभ कब किया। क्वेश्चन है कि कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा कब आरंभ किया था। तो दोस्तों द्रुत डाक सेवा जो है कब आरंभ हुआ था? तो ये आरंभ हुआ था 1986 में। कब हुआ था? 1986 में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। तो द्रुत डाक सेवा 1986 में आरंभ किया गया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट है 69 नंबर। तो दोस्तों 69 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन है कि कौन सा दिन डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कौन सा दिन जो है डायबिटीज़ दिवस के रूप में जाना जाता है? तो 14 नवंबर। कौन सा? 14 नवंबर को जो है डायबिटीज़ डे के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। और दोस्तों 14 नवंबर को एक और दिवस मनाया जाता है, वो आपको जो है कमेंट करके बताना है कि 14 नवंबर को और कौन सा दिवस मनाया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है। अब आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो है वो कैसी होती है। तो कैसी होती है?
तो खोखली होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो है वो पूरी तरह से खोखली होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है। तो कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर स्थित नहीं है। दोस्तों कौन सा शहर स्थित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना। कौन सा? पटना। पटना जो है वो NH2 पर स्थित नहीं है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर कि कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। तो प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव जो है कब पारित किया? 1905 में। तो इसका उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था? तो स्वशासन सुनिश्चित करना। इसका उद्देश्य क्या था? स्वशासन सुनिश्चित करना। तो 1905 में जो स्वराज प्रस्ताव घोषित किया गया था उसका उद्देश्य क्या था? तो स्वशासन सुनिश्चित करना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 73 कि प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था। क्वेश्चन के प्रांतीय सरकारों का गठन जो है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1935 के अधिनियम के तहत। किसके तहत? 1935 के अधिनियम के तहत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर। अब आपको बताना है कि भारतीय संविधान में जो है कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितनी सूचियाँ शामिल है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में अपने लोगों ने कितने भाग पढ़े थे दोस्तों। तो अपने लोगों ने पिछली क्लास में चर्चा किया था, कितने भाग थे? 22 भाग थे। अगर आपको कोई भी एक चीज़ याद रहेगा तो आप इसका आंसर इजीली पहचान सकते हैं। तो भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। कितने हैं? 22 भाग। तो अब आपको इस और में कहीं 22 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो आपको अवश्य पता होना चाहिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ए। कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग है और 12 अनुसूची है। कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है और 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है। दोस्तों एक क्वेश्चन से जो है हमारा 3 क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395 दोस्तों। लेकिन ये 395 नहीं है, और ज़्यादा है। अगर आप UPSC की लेवल की चर्चा करते हैं तो आपको पता होगा कि हमारे भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। लेकिन ये जो है कांस्टेबल लेवल का एग्जाम है, तो आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा और यही आंसर आएगा कि कितने अनुच्छेद हैं? 395 और भाग हैं 22 और अनुसूचियाँ हैं 12। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में कम से कम नहीं कुछ तो 450 के आसपास जो है अनुच्छेद है। कितने के आसपास? 450 के आसपास। अगर आप UPSC या BPSC की तैयारी करते होंगे तो आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी आपके एग्जाम के व्यू से, आपको सटीक आंसर क्या करना है? 395। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। दोस्तों भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जो है वो किस वर्ष जोड़ा गया था। तो किस वर्ष जोड़ा गया था? 1 अप्रैल 2010 को। कब जोड़ा गया था? 1 अप्रैल 2010 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर कि विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। तो कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करता है? तो कौन सा करता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, यानी चीन। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है चीन। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। देखिए 77 नंबर क्वेश्चन है कि वलन क्रिया का किसका परिणाम है। तो वलन क्रिया जो है वो निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। तो किसका परिणाम है दोस्तों? तो पर्वत निर्माण कार्यबल का। किसका? पर्वत निर्माण कार्यबल का। चलिए अब देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन है कि अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है, क्यों। अब आपको पता ना कि अमृतसर और शिमला, अमृतसर कहाँ पे है? पंजाब में। शिमला कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। तो लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है। दोनों जो है एक ही अक्षांश पर स्थित है परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता है। तो वो भिन्नता जो है किसके कारण होता है। दोस्तों जलवायु की भिन्नता जो है इन दोनों शहरों में किसके कारण है। तो ये किसके कारण है? इनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण। अब मैं आपको बता दूं कि शिमला जो है क्या है? एक पहाड़ी एरिया है। शिमला क्या है? एक पहाड़ी एरिया है। तो इसी कारण इनकी ऊंचाइयों में भिन्नता के कारण जो है दोनों की जलवायु अलग अलग है, लेकिन दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। किसके कारण जलवायु में भिन्नता है? तो उनकी ऊंचाइयों में भिन्नता के कारण। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन ये है कि अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है। तो अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है। तो क्या नाम है दोस्तों? और इसके आंसर सदा आपको बता दूं कि कल 11 बजे जो है हमारा क्या मॉक टेस्ट है, तो इसे अटेंड करना आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो कल 11 बजे मॉक टेस्ट है हमारा, तो इसे आपको जो अटेंड करना है किसी भी हाल में, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम टॉप 50 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करते हैं। इस सेशन में जो हम कितने क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं? टॉप 50 क्वेश्चनों का, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों 79 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
तो इसका आंसर होगा भारती। कौन सा? भारती। तो अंटार्कटिका में भारत का तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? भारती। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए। अब देखिए 80 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि इसका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। भारतीय कोयला उद्योग की जो है निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करना है। तो देखते हैं हमारा विचार क्या सब है। चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचालन में बाधा, उसका धुलाई संस्थानों की उपयोगी क्षमता में कमी, कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता और कार संचालन की कीमत। तो दोस्तों इसमें क्या होगा? सही क्या होगा? तो चारों जो है वो सही हो जाएगा। चारों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो अतः हमारा ऑप्शन होगा बी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन क्या था? भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। तो उसकी समस्या कौन कौन सी है? तो चारों समस्या है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी। बी जो है हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो बताइए अब इसका सही आंसर क्या होगा। अगर आपने हमारा हिस्ट्री का तीसरा सीरीज क्या होगा, यानी इस सेशन का जब से क्लास स्टार्ट हुआ है 1 जनवरी से, तो आप जो 3 जनवरी का क्लास देखिएगा तो आपको इसका आंसर जो पता चल जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो चलिए यहाँ पे बता देते हैं कि हड़प्पा का बंदरगाह जो है कौन सा है। तो दोस्तों कौन सा है? तो लोथल। लोथल क्या है? हड़प्पा का एक बंदरगाह है। लोथल क्या है? एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो इसका सही आंसर होगा बी। और दोस्तों आपको बताना है कि लोथल जो है अभी किस क्षेत्र में है। लोथल जो है अभी किस क्षेत्र में है वो आपको कमेंट करके बताना है। तो अब तक चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 82 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था। तो किस गुप्त सम्राट ने हुन को पराजित किया था? तो किसने पराजित किया था? तो स्कंदगुप्त ने। किसने? स्कंदगुप्त ने। तो गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया, किसने? स्कंदगुप्त ने। तो इसका सही आंसर होगा सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? अब आपको बताना है कि कलहन की पुस्तक का नाम क्या है। तो दोस्तों कलहन की जो पुस्तक है उसका नाम है राजतरंगिणी। क्या नाम है? राजतरंगिणी। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर, किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो दोस्तों किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो किसमें? तो इसका सही आंसर क्या होगा? किसमें वर्णित है? तो जूनागढ़ में। किसमें? जूनागढ़। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, गुलाम वंश की प्रथम शासक कौन था? क्या क्वेश्चन? गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? जैसे कि मैं आपको बता दूं गुलाम वंश की स्थापना जो हुई थी 1206 में, और आपको बताना है गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? 1206 में, और इसके प्रथम शासक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखिए 86 नंबर है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जो है देवगिरी का शासक कौन था? तो कौन था? रामचंद्र देव। कौन थे? रामचंद्र देव। तो इसका सही आंसर होगा बी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो किसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था? तो अकबर ने। किसने? अकबर ने। आप सभी को पता होगा कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर जो है वो समाप्त कर दिया था। अब नेक्स्ट है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? दोस्तों फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो स्थापित दार उल सफ़ा जो है एक क्या था? तो ये जो है क्या था? एक खैराती अस्पताल था। कौन था? एक खैराती अस्पताल। तो दार उल सफ़ा जो क्या एक खैराती अस्पताल है। तो इसका सही आंसर होगा बी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? दोस्तों अस्थायी बंदोबस्त जो है वो किसके साथ किया गया था? तो जमींदारों के साथ। किसके साथ? जमींदारों के साथ। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए। अस्थायी बंदोबस्त जो है वो किसके साथ किया गया था? तो जमींदारों के साथ। तो हमारा सटीक आंसर होगा ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रार्थना समाज। अब आपको बताना है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि प्रार्थना समाज के संस्थापक जो है वो कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ए। दोस्तों आत्माराम पांडुरंग जो है किसकी स्थापना की थी? तो प्रार्थना समाज की। किसकी स्थापना? प्रार्थना समाज की। चलिए अब देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। बस अब हम लोग लास्ट से कुछ ही पल दूर हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? क्वेश्चन है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो बताइए भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता जो है वो कौन थे? दोस्तों कौन थे? तो राजाराम मोहन राय। कौन थे? राजाराम मोहन राय। तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजाराम मोहन राय।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 92 कि स्वराज दल की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा कि स्वराज दल की स्थापना जो है वो किसने किया था। तो किसने किया था? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। किसने? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल की स्थापना की थी। किसने की थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। तो इन्हीं दोनों ने मिलकर स्वराज दल की स्थापना की थी। अब देखिए 93 नंबर है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? कौन सी सोसाइटी? तो थियोसोफिकल सोसाइटी। तो दोस्तों इसकी स्थापना जो है वो किसने किया था? तो मैडम HP ब्लावेटस्की ने। किसने? मैडम HP ब्लावेटस्की ने। किसने? मैडम HP ब्लावेटस्की ने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए। अब देखिए 94 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है वो बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। तो किसने लिखी है? तो गीता रहस्य ने। किसने? गीता रहस्य ने। कौन लिखा है? तो बाल गंगाधर तिलक ने। किसने लिखा है? बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखा है। अब नेक्स्ट है 95 नंबर कि तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से। तब कोई प्रक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा एल्यूमिनियम के। किसके ऊपर से? एल्यूमिनियम के ऊपर से जब गुजरते हैं भाप तो उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा ए। अब देखिए 96 नंबर क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं। ये इवान पावलोव कौन है? एक वैज्ञानिक है। तो ये जो है किस क्षेत्र में काम करने के लिए जाने जाते हैं। तो किस क्षेत्र में काम करने जाने जाते हैं? तो प्रायोगिक मनोविज्ञान में। किसमें? प्रायोगिक मनोविज्ञान में। तो इसका सही आंसर होगा डी। डी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अब ज़्यादा बोरिंग होने लगा होगा आपको क्योंकि अब हमारा क्वेश्चन बहुत ही कम है, तो कुछ ही देर बचा हुआ है। क्वेश्चन है कि एम्फीबिया बताता है। एम्फीबिया जो है वो क्या बताता है? तो एम्फीबिया जो है क्या बताता है? जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। एम्फीलिया जो क्या बताता है? जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को बताता है। इसका सही आंसर होगा डी। एम्फीलिया क्या बताता है? तो जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं के बारे में। अब देखिए 98 नंबर क्वेश्चन। अब बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जितना लास्ट आते जा रहा है उतना इजी क्वेश्चन आते आ रहा है कि साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन जो पहली बार भारत कब आया था? तो 1928 में। कब आया था? 1928 में। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? 1927 में। और इसका गठन कब किया गया था? तो 1927 में। कहाँ पे गठन किया गया था? ब्रिटेन में। लेकिन भारत कब आया? तो 1928 में। गठन हुआ 1927 में। कहाँ पे गठन हुआ था? तो ब्रिटेन में। भारत आया 1928 में। अब 99 है कि अजातशत्रु वंश का नाम क्या था। तो अजातशत्रु वंश का नाम जो क्या था? तो हर्यक वंश। कौन सा? हर्यक वंश। अब लास्ट क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। तो तृतीय बौद्ध सभा जो है वो किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो पाटलिपुत्रा में। कहाँ पे? पाटलिपुत्रा में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और कल जो है 11 बजे हमारा मॉक टेस्ट है, तो उसे अटेंड करना आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और कल सुबह 7 बजे हमारा क्लास है, तो उसे देखना आप लोग मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलते हैं, मिलेंगे कब? तो 7 बजे। तो कब मिलेंगे? कल सुबह 7 बजे। उसके बाद 11 बजे हमारा मॉक टेस्ट है। उसके बाद हमारा क्लास होगा 3 बजे। कितने बजे? 3 बजे। 3:30 बजे क्लास होगा मैथ्स का। उसके बाद फिर हमारा यही टाइम टेबल रहेगा 6 बजे शाम में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल सुबह 6 बजे एक न्यू गुड मॉर्निंग के साथ।